हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, फिर उन्हें कोई साथियों मेरे साथ बैठे हैं श्री बलीकरण कोरी जी, सेक्टर प्रभारी। हमारे साथ बैठे हैं भाई खान सरफराज जी। हमारे साथ बैठे हैं भाई अभिजीत विश्वास जी और हमारे सभी पार्टी के समर्थकगण, मीडिया बंधुगण। आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम धर्मवीर सिंह अशोक, बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात का मैं प्रभारी हूँ और इस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा के लिए चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है। उसी के सिलसिले में आज सरफराज खान भाई के घर पर उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, इधर आपको आमंत्रित किया है। तो इस समय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार हम 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और अभी कुछ चरण का नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ की बाकी है। उसी सिलसिले में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। अगर कोई आपका सवाल हो तो वो आप रख दें, हम उसे बताएं। सर, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, हम दिखाने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि कामयाबी के लिए लड़ना चाहते हैं और जितनी हमारी तैयारी है उसके मुताबिक लगभग हम 170 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी कितने लोगों को उतारा मैदान? अब तक जो प्रक्रिया चल रही है लगभग 90 और 100 के बीच में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे 4 चरण शेष हैं। 4 चरणों में भी हम 170 तक ऊपर हो सकता है, कम नहीं होगा। और जहां आप बैठे हैं वहां से आप किसको प्रार्थी बनाना या प्रत्याशी बनाना? अभी तो आप खुद बुद्धिमान लोग हैं, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पहले हमारे लोकसभा में प्रत्याशी रह चुके हैं भाई सरफराज खान जी, इस बार भी हम उनको इस विधानसभा से हम चुनाव लड़ाएंगे। इतनी पार्टियां हैं यहाँ पर, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और भी, उसमें आप आके क्या फ़र्क डाल सकेंगे? कुछ रणनीति बनाए हैं कि हम भी आपके यहाँ से कुछ सीटें निकाल लें? देखिए, कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम, इनके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी के पास जो विचारधारा है वो झूठ पर आधारित है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो सच्चाई पर आधारित है। और बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक आंदोलन है, एक मिशन है जो 1848 से चल रहा है। पहले उसको महात्मा ज्योतिराव फूले ने चलाया 1890 तक, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया 1922 तक, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चलाया 1956 तक, उसके बाद मानवर कांशीराम साहब ने चलाया 2006 तक और आज उसी मिशन को बहन कुमारी मायावती जी चला रही हैं। वो मिशन है क्या? 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ
तो उससे पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान पर आखिरी बहस का जवाब देते हुए ये बात कही थी कि जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन इस देश के नागरिक विषम भरे माहौल में जी रहे होंगे। एक तरफ राजनीतिक क्षेत्र में समानता होगी, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा और उस एक वोट की गिनती एक होगी, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोग गैर बराबरी पर होंगे। सामाजिक क्षेत्र में एक व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा सम्मान पा रहा होगा और एक व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा अपमान सहन कर रहा होगा। आर्थिक क्षेत्र में एक व्यक्ति अरबपति का जीवन जी रहा होगा और एक व्यक्ति 2 वक्त के भोजन के लिए कठोर परिश्रम कर रहा होगा। जब तक इस देश की स्वतंत्र सरकार इस देश की आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तित नहीं करती, तब तक इस देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं होगा। और आज देश को आज़ाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की जो गैर बराबरी है ये लेस मात्र भी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और जाति के नाम पर जो अपमान और सम्मान मिल रहा है वह भी लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो आज बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की उस बात को, जो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था है, उसको बदलने के लिए हम सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश के गरीब कमज़ोर लोगों का भला नहीं होगा और ये काम बिना सत्ता के नहीं हो सकता। और जिन लोगों के पास 75 साल से सत्ता रही है उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इस देश से गरीबी दूर हो। जब भी चुनाव आता है नारा तो बहुत लगाते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे। 30 साल नारा इसमें पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने लगाया, 30 साल नारा लगाया सीपीएम ने, 10 साल नारा लगाया टीएमसी ने, और अब जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं उसके पैर तो पालने में ही दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि वे जो भी बोल रहे हैं पूरी जनता को पता है कि ये बीजेपी के लोग झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं और मोदी जी के मुकाबले इस संसार में कोई दूसरा मिथ्या बोलने वाला आदमी नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी इनके इस झूठ का पर्दाफाश करने जा रही है और लगातार हम हर क्षेत्र में लोगों को जा करके जगाने का काम कर रहे हैं। तो यूपी में मायावती पूरी सत्ता से बाहर है, तो कैसे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कर पाएगी? ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी ने जो 4 बार की सरकार में काम किए उन कामों के बारे में हर आदमी जानता है, संसार का आदमी जानता है, भारत का ही नहीं, कि जो काम बहन मायावती जी ने 4 बार की सरकार में किए, वहाँ पर जितने गुंडे थे 1,61,000 गुंडों को जेल में बंद किया है। जितने भूमिहीन लोग थे, चाहे किसी भी जाति से संबंध रखते थे, उन सबको ज़मीन के पट्टे और कब्जे दिए और बेसहारा लोगों के लिए 4-4 मंजिल के मकान, 2 यानी बेडरूम फ्लैट के अंदर लैट्रिन बाथरूम किचन शयन और वहीं स्कूल वहीं अस्पताल बना करके दिए। यही नहीं, लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार दिया और जो महापुरुष थे उन सब को, उनके इतिहास को उजागर किया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, मनुवादी लोग नहीं चाहते कि इस देश में जो दलित समाज के लोगों को या पिछड़े समाज के लोगों को या अल्पसंख्यक समाज के लोगों को या अपर कास्ट के गरीब लोगों को जो जानकारी बहुजन समाज पार्टी दे रही है, जो जगाने का काम कर रही है, वे लोग सुलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी का मतलब हमेशा सुलाने का रहा है और बीएसपी का मतलब हमेशा जगाने का रहा है। तो वहाँ जो काम किया है वो
आज सबको दिखाई दे रहा है और पुनः बहुजन समाज पार्टी यूपी में भी सत्ता में आएगी और पश्चिम बंगाल में भी सत्ता में आएगी। मंगल को जनता को क्या बट्टा देना चाहिए? हम वायदे में विश्वास नहीं रखते, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। जिस दिन सत्ता में आएंगे हम यूपी की तरह पश्चिम बंगाल में हर गरीब को, चाहे वो प्रकाश का गरीब है, चाहे पिछड़े समाज का गरीब है, चाहे माइनॉरिटी मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्धिस्ट का गरीब है और चाहे दलित समाज के गरीब हैं, हर गरीब की समस्या को उसे हम रोज़गार दिलाएंगे, रोटी नहीं, क्योंकि ये रोटी दिलाने का काम करते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमको रोटी नहीं चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए। रोज़गार मिल जाएगा तो हम अपनी रोटी का इंतजाम स्वयं कर लेंगे, हम तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मैं सरफराज खान 2016 में पहले नॉमिनेशन फाइल किया लोकसभा, ये विधानसभा। उसके बाद 2019 में दोबारा मैं लोकसभा लड़ा साउथ कोलकाता से, जो 17 पार्लियामेंट्री इलेक्शन था। और ये अभी हमारे पार्टी के बड़े गार्जियन जो दिल्ली से आए हैं, कोऑर्डिनेटर्स अशोक साहब के आशीर्वाद से हमें और एक हिम्मत मिल गई है कि मैं कोलकाता पोर्ट में अब ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेनिंग करूंगा मेरे कर्मी के साथ, हमारे लोगों के साथ। और ऑलरेडी मैं डोर टू डोर करना शुरू भी कर दिया हूं अंडरग्राउंड अपने सब मित्रों के साथ। और सबों का एक ही आशीर्वाद है कि आप इस बार ज़रूर कामयाब हो जाइएगा, क्योंकि मेहनत में ही फल मिलता है। आप मेहनत करें, फल तो मिलना ही है। यहाँ मुकाबला आपका बड़ा कड़ा है। मेयर जो है कोलकाता के मिनिस्टर फिलहाल वकील साहब हैं, तो आपको कैसे लगता है इतने बड़े फिगर के साथ आप? 4 दिन पहले तक वो मेयर थे, आज वो मेयर नहीं रहे। अब वो कैंडिडेट के हिसाब से उतरे हैं, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। अगर वो बड़े टीम के कैप्टन है तो मैं भी बड़े टीम का ही कैप्टन हूँ। खेला हमेशा कैप्टन टू कैप्टन ही होता है। अब देखते हैं कौन किसको गोल मार पाता है, कौन जीत पाता है, कि बताया जाएगा वक्त। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने कोलकाता पोर्ट के आवाम वोटर सबों से गुजारिश करूंगा कि अमन शांति में रहे, फिरका परस्ती ताकत पे ना जाए, क्योंकि आज बंगाल के संस्कृति को, माहौल को पूरा ख़राब कर दिया है। मोदी मतलब हिंदू, ममता मतलब मुस्लिम। हमें इस हिंदू मुसलमान को नहीं बांटना है। हम कल तक एक थे, आज तक एक है, इंशाल्लाह आने वाला दिन तक एक रहेंगे। इससे हम इखलाक भाईचारगी जो संस्कृति बंगाल का पहले था, वो संस्कृति आज भी पालन करना है, आज भी इसको लेकर चलना है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि 194 सीटों पर लड़ेंगे, तो आपके पास इतने लोग कहाँ से आए? हमारे पास, हम बंगाल में 38% दलित समाज के लोग रहते हैं। अगर हम दलित समाज वाले एक हो जाएं तो ये 15% वाले को ऐसे पीछे कर देंगे। बस सिर्फ यही मानववाद वाले लोग जो 15% वाले हैं सोचते हैं कि हमने बहुजन समाज को अपने हाथ में ले रखा है, इसके ऊपर ही नाज है। आज मैं उनका घमंड को इसी इलेक्शन में तोड़वाऊंगा, बीजेपी वाले का जमाना जब्त करके दिखाऊंगा। ये हम आप लोगों से वादा करता हूं। और चुनाव में कई वर्षों से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी बहन मायावती जी को आप लोग नहीं लाए, इस बार क्या आप लोग लाएंगे? ये मैं 2016 में जब लड़ा था उस वक्त भी एक आपसी मीटिंग करके कहे थे हमारे सुप्रीमो बहन मायावती जी को आने के लिए, लेकिन इस बार वादा कर बैठी हैं हम लोग। अभी इस बारे में बात नहीं जी, इस बार वो वादा हुई है, आने की उम्मीद है, आने का इस बार आएंगे। तो इस बार आप यही किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? कोलकाता पोर्ट 158 कोलकाता पोर्ट जो हमारा होम सीट है। और यहाँ के लोगों में भी एक नया नारा आया है कि निजेर भाई के चाय, कोलकाता पोर्ट निजेर भाई के चाय। जी, इस बार
ऐसा हुआ है कि चुनाव जो है रमज़ान में पड़ रहा है, तो आपके क्षेत्र में भी शायद रमज़ान में ही चुनाव है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पिछले इलेक्शन 2019 जब लोकसभा में लड़ा उस वक्त भी रमज़ान का ही महीना था और इलेक्शन कमिश्नर में मैं एक लेटर भी लिखा था कि इन दिस बिटवीन पीरियड रोज़ा के लिए बूथ को बंद किया जाए, अफ्तार का इंतज़ाम किया जाए और हमसे जहाँ तक होगा हम अफ्तार बूथ तक भिजवाएंगे और अपने वोटर्स कोलकाता पोर्ट या पूरी बंगाल में आवाम को सबों की गुजारिश करते हैं। रमज़ान का पवित्र महीना है, इस महीने में अमन शांति को कायम रखें, फ़िरका परस्त के ताकतों पे ना जाएं। हमारा जो फ़र्ज़ है वोट देना, रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, हम सब फ़र्ज़ को मानते हुए वोट देना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम वक्त के मुताबिक अपने बूथ पे जाएं और सवेरे सवेरे जा कर के अपना हक अदा करें और आपका भाई सरफराज खान को इस बार जिताने की कोशिश करें।